ईगो हट हो रहा है के कर। देखो कुछ है चाहे नहीं, मेरा कान थोड़ा तेज है और नाक भी। चलिए बात बंद करिए, अब सुनिए। एक तरफ लघु कार्बनिक पदार्थ रखते हैं, दूसरे तरफ दीर्घ कार्बनिक पदार्थ। सुनो, इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बस कर भाई, चल। लघु कार्बनिक पदार्थ, दीर्घ कार्बनिक पदार्थ, इसके बारे में जितना जानना था हमने जाना है। और एक बात हमें विशेष तौर पे पता है कि इसका आकार 1000 डाल्टन से कम होगा, उधर का आकार 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां प्रोटीन लिखूं तो किसी को कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। इधर अगर लिखना चाहूं प्रोटीन के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? अमीनो अम्ल लिखना चाहिए। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने हो? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है लगभग आपका 6000 से 11000 के आसपास ग्लूकोज के अणु जब जुड़ते हैं तब जाकर के ये कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, स्टार्च बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं उनकी बात करूं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनको कहा जाता है पॉलीसेकेराइड, और इधर लिखते हैं मोनोसेकेराइड। बता रहे हैं ठीक है, समझिएगा कि ग्लूकोज का एक अणु क्या कहलाएगा? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज का एक अणु मोनोसेकेराइड, और ऐसे बहुत सारे यदि ग्लूकोज के अणुओं को जोड़ दिया जाता है एक साथ तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड। चलो भाई ये जुड़ गया, अब ये क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड। तो जाहिर सी बात है कि सर वहां पे ज्यादा होगा वजन, इसका आकार ज्यादा होगा, तो उसको कहां पे लिखा हमने? दीर्घ में लिख रखा है। इधर एक है तो इधर क्या होगा सर? छोटा होगा आकार, 1000 से ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। न्यूक्लियोटाइड, अब ये पल्ले थोड़ा सा नहीं पड़ता है क्योंकि ये स्पेशली न्यूक्लियोटाइड आप पढ़ते हो सेकेंड ईयर में। न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का लघु कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है समझाते हैं। जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो आप डीएनए और आरएनए देखते हो ना, वो एक प्रकार के हैं दीर्घ कार्बनिक पदार्थ, लेकिन बने हैं किससे बाबू? लघु कार्बनिक पदार्थ से। ये डीएनए को बनाने के लिए या आरएनए को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूक्लियोटाइड। आइए थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझते हैं। देखिए, एक फॉस्फेट, एक सुगर और एक नाइट्रोजन बेस। अब इतना ज्यादा डिटेल मत समझना, बस खाली थोड़ा सा बात समझना, क्योंकि एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे। सेकेंड ईयर में आएगा ये सब कुछ, कौन सा फॉस्फेट, कौन सा सुगर, कौन सा नाइट्रोजन बेस, ये सब कुछ आता है सेकेंड ईयर में। फिलहाल इतना कि सर एक ये हम कह देते हैं कि ये है एक न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए एक फॉस्फेट चाहिए। ठीक है, कौन सा फॉस्फेट? ऑर्थोफॉस्फेट। लिख देता हूं अगर ऑर्थोफॉस्फेट। कौन सा सुगर? पेंटोज सुगर। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है। पायरिमिडिन के अंतर्गत आता है थाइमिन और साइटोसिन आता है। वो छोड़ दो, ये नाइट्रोजन बेस। हाँ नाम सुना हुआ है। चलिए, तो अगर मुझे एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक फॉस्फेट, एक सुगर और एक नाइट्रोजन बेस को जोड़ना पड़ेगा। सर लीजिए जोड़ दिया। अब ये पूरा संरचना हमने बना के दिखाया है सिंपल सा, ये सर ये है एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे। देखो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ये लीजिए सर जुड़ गए, ये बन गया न्यूक्लिक अम्ल का एक धागा।
ठीक है, क्या बना, न्यूक्लिक अम्ल का एक धागा बना। किसने बनाया, न्यूक्लियोटाइड ने बनाया है। ठीक है, अब जो एक धागा होता है इसको कहते हैं बाबू हम लोग आरएनए, क्योंकि आरएनए सिंगल धागा का बना होता है। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर आएगा, सब कुछ आएगा सेकेंड ईयर में। चैप्टर का नाम है आपका वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर शौक चढ़ा होगा तो अपना प्लेलिस्ट बना है, जाकर के वहां पहले डे से पढ़ना शुरू करिएगा। बीच में घुसिएगा तो वीडियो आपको मार के भगा देगा बाहर, समझे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, लगेगा कि कौन दुनिया में हम आ गए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलो सर, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, एक धागा बन गया। तो एक धागा जो बना है वो क्या कहलाएगा, आरएनए। अब इसकी दूसरी एक चीज देखो कि सर एक तरफ हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहे जोड़ते जा रहे जोड़ते जा रहे, जोड़ दिया, एक पूरा क्या बना दिया, धागा बना दिया। एक और न्यूक्लियोटाइड का धागा है, लीजिए इसके बगल में ही है सर, इसको भी जोड़ दिया हमने, दो धागे हो गए। इसके बीच में फिर बंध बन गया, कौन सा बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर न्यूक्लियोटाइड का दो रज्जू दो धागा एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये कहलाता है डीएनए कहलाता है। बात समझ में आया, यानी कि हमारे डीएनए में फॉस्फेट है, हाँ है, शुगर है, बिल्कुल है, अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें बिल्कुल नाइट्रोजन बेस भी है। यानी कि सिंपल सा बाबू, अगर ये मकान बना हुआ है, इस मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई कुछ तो लगी होगी ना। सबसे छोटी इकाई में अगर कहें तो बालू का तिनका आ जाएगा, या फिर अगर ईंट के मामले में कहें तो एक ईंट आ जाएगा। एक ईंट से पूरा दीवार बना हुआ है, तो दीवार जो है वो कहीं ना कहीं दीर्घ है, वो ईंट क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो डीएनए है आपके बॉडी में, जो आरएनए है, वो कहीं ना कहीं क्या है, दीर्घ है। उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है, न्यूक्लियोटाइड का उपयोग किया गया है। तो वो न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका, लघु है। बात समझ में आया। ठीक, आपको खाली समझाना है कुछ हमें, वो देखिएगा क्या हुआ सर, अमीनो अम्ल, चलिए एक अमीनो अम्ल है, ऐसे बहुत सारे हजारों अमीनो अम्ल को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। फिर बोला सर एक मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज का एक अणु है, क्या बोलेंगे उसको, मोनोसेकेराइड। अगर इसको मैं बहुत सारा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा, क्या बन जाएगा, पॉलीसेकेराइड बन जाएगा सर, वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, लघु होगा। ऐसे बहुत सारी अगर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा, या तो वो डीएनए बन जाएगा या तो वो आरएनए बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का अगर एक धागा मिल रहा है तो आरएनए, अगर दो धागे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए तो क्या कहलाएगा, वो डीएनए कहलाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो अब थोड़ा सा माथा गरम करने वाला चीज, अच्छा लिपिड का नाम सुने हो, मैं इधर लिख देता हूं। ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। चलो यहां देखो, लिपिड का नाम सभी ने सुना है। ठीक है, लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं, बाद में बताएंगे कि ये बने किससे हैं। लिपिड जो होता है, एक होता है वसा, एक होता है तेल। अभी तक आप वसा और तेल दोनों को मिला के आप लिपिड किसी को कह देते हो, तेल है तो भी लिपिड कह देते हो, वसा है तो भी लिपिड कह देते हो। लेकिन आज से याद रखिएगा, तेल अलग होता है, लिपिड सॉरी तेल अलग है, वसा अलग है। हाँ, दोनों एक प्रकार के क्या है, लिपिड है। ठीक है, अब सर तेल क्या, तेल जो आप खाते हो, घी वगैरह जो है वो क्या है, तेल है। अच्छा, उसके बाद जो वसा है वो क्या है, चर्बी है, ये पेट का चर्बी हो गया। उसके बाद गाल वाल फूला फूला है, वो क्या है, चर्बी है। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब ये लिपिड बना किससे होता है, तो याद रखिएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से बना होता है। ठीक है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से लिपिड बनते हैं। समस्या है यहां पे, सुनते जाइएगा। सर अगर मैं एक पेस्ट बनाऊं, एक करदम बनाऊं, उस करदम में अगर मैं कह रहा हूं कि अमीनो अम्ल भी है और प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन ऊपर रह जाएगा, अमीनो अम्ल नीचे चला आएगा। क्या हो गया, हाँ शुभम बोलिए, हेलो बोलिए।
एक मिनट बाबू, क्या हो गया? हाँ बोलिए ना, किसका गेट बंद है? क्या बंद है? अरे तो सुशांत को कॉल करिए ना। ठीक है, तो आधे घंटे बाद मिल लीजिएगा और आप 1 बजे तक आ जाइएगा ना। ठीक ठीक, हाँ जी चलो। क्या बात कर रहे थे? लिपिड की। और इस बना किससे है? ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से बना हुआ है। यहां की बात किया कि सर अगर ये सब कुछ होंगे तो सारी के सारी क्या है? लघु है। ये भी क्या है? लघु है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिपिड इनसे बना हुआ है। ये भी क्या है? लघु है। ठीक है, और वो लिपिड क्या होगा? लघु होगा कि दीर्घ होगा? आपको एक बात बता दें, लिपिड का जो आकार होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। तो ये भी क्या है? लघु है। समस्याएं सुनते जाना क्या बोल रहे हैं। लिपिड का आकार 800 डाल्टन से कम है। अब सवाल है कि सर जब ये सारे लोग मिलकर के उधर बना रहे थे तो सारे लोग दीर्घ बन रहे थे, जब यहां से मिलकर के बना तो वो दीर्घ क्यों नहीं बना? टूटा नहीं है, वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल आपका 2 प्रकार का था, डीएनए और आरएनए, उसी तरीके से लिपिड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। सर एक आपका वसा है, दूसरा क्या है? तेल है। डन। चलो वहां पे मत जाओ, वो तो मैंने समझा दिया आपको। अभी फिलहाल क्या बात कर रहे हैं कि सर इधर हमने उसको लिखा है जो लघु है और इनसे जो बन रहा है वो क्या कहला रहा है? दीर्घ कहला रहा है। जबकि यहां पे देखो तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिल करके बना है कौन? लिपिड। तो सर ये क्या होने चाहिए? लघु होने चाहिए। जो बना है वो क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु क्या है? लघु है। समझ में आया? यही बात आपको समझाना था कि लिपिड जो होता है बनता तो लघुओं से है, लेकिन बनने के पश्चात भी क्या है? लघु कार्बनिक पदार्थ ही है। क्योंकि कारण क्या है? इसका वजन या आकार 800 डाल्टन से कम होता है। सवाल आता है, हाँ सवाल क्यों? आखिर साइज उसका कम क्यों है? अब सुनो इसका जवाब। क्योंकि सर कई हजारों या 1000, 2000, 4000 जो कहना है कह लो कि सर हजारों की संख्या में अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो बनता है प्रोटीन। हजारों की संख्या में मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तब बनते हैं पॉलीसेक्राइड। हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो बनता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 वसा अम्ल और मात्र 1 ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है क्या? लिपिड। अब बात समझ में आई कि उसका वजन इतना कम काहे? ठीक है, चलो हम ऐसा कहें कि सर लिपिड जो है एक प्रकार का क्या है? लघु कार्बनिक पदार्थ है। किसी को कोई डाउट? ग्लिसरॉल एक प्रकार का कह दो कि ये लिपिड बनाने का कारक है। अब यहां चीज ऐसे करो। अब सुनना एक और समस्या यहां पे क्या है। चलो यहां बात करते हैं अभी लिपिड का। कितना वजन बताया इसका? 800 डाल्टन से कम। अब क्या होना चाहिए कि सर अगर मैं इसको पकड़ के कूट दूं, ठीक है, कोई ऊतक ले लिया, इस ऊतक में प्रोटीन मिल रहा है, अमीनो अम्ल मिल रहा है, ठीक है, मोनोसेकेराइड मिल रहा है, पॉलीसेकेराइड मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद लिपिड मिल रहा है। ठीक सर, हमने इसको कूटना चालू कर दिया, कूट दिया। किसमें कूटेंगे इसको? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। अब कूटने के बाद क्या करना है? इसको छानेंगे इसको ना। ठीक है, चलो सर ये वो कपड़ा है, इसमें महीन महीन बारीक बारीक छेद होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, ये महीन कपड़ा ले लिया हमने और महीन कपड़े में क्या करना है? इसको छान देना है। चलो छानना शुरू करते हैं इसको। कौन कौन नीचे आ जाएगा?
लिपिड नीचे आएगा, प्लस अमीनो अम्ल नीचे आएगा, प्लस मोनोसेकेराइड नीचे आएगा। वाह, बहुत खूब, याद रखना, लिपिड अटकल रह जाएगा ऊपर है। ठीक है तो 800 डाल्टन आना चाहिए था नीचे उसको ना, लेकिन नहीं आएगा नीचे। हाँ? अच्छा है, क्यों नहीं आया? समझा रहे हैं। पहले ये बात समझ में आई कि लिपिड इतना लघु है, साइज कम है इसका, 800 डाल्टन से कम है, ये कहीं ना कहीं घुल करके नीचे आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये ऊपर रह गया। ठीक, तो याद रखना क्या कि आपका लिपिड है कैसा, लघु कार्बनिक पदार्थ, लेकिन इसके पास लक्षण कैसा है, दीर्घ कार्बनिक पदार्थ का। ये छन करके नीचे नहीं आएगा। अरे छन के नीचे नहीं आया तो उसकी लक्षण ही है ना, ये लोग छन के नीचे आ जा रहे हैं, इनका लक्षण है कि सर ये छन सकते हैं। सवाल आएगा कि क्यों छन सकते हैं, इनका साइज 1000 डाल्टन से कम है तो नीचे आ जा रहे हैं। फिर वहीं पे एक लॉजिक फंस जाता है कि सर लिपिड का भी 1000 डाल्टन से कम है, उसको भी छन के नीचे आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आया। तो पहले तो हम एक लाइन यहीं पे खत्म कर देते हैं क्या कि सर लिपिड है तो एक प्रकार का लघु कार्बनिक पदार्थ, लेकिन इसके पास विशेषता है, लक्षण है किसका, दीर्घ कार्बनिक पदार्थ का। अब आइए बात करते हैं कि कैसे वो लक्षण इसके पास आ गया। ठीक है, जिस खरल या मूसल के अंदर हम इसको कूट रहे थे, ठीक है, कूटने के दरमियान मान लिया जाए कि सर ये एक लिपिड है, तो लिपिड क्या करता है कि अपनी बाहर एक परत तैयार कर लेता है। बात समझ में आया, ये अपने बाहर एक अस्तर तैयार कर लिया और ये अस्तर इसको अघुलनशील बना देता है। ठीक है, ये लेयर, ये अस्तर इसको अघुलनशील बना देता है, जबकि इसके बिहाइंड में हम यहां एकदम साफ साफ लिख सकते हैं कि सर जो लघु होते हैं ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, और ये कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, चलो अब क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का तरीका मालूम, जानकारी प्राप्त हुआ कि कैसे ऐसा हुआ है। तो लिपिड के जो अणु थे, ये जो लिपिड था, इस लिपिड ने अपने बाहर क्या बनाया, एक आवरण बनाया, और उस आवरण की वजह से ये लिपिड कैसा बन जा रहा है, अघुलनशील। ये नहीं घुल पा रहा है उस अम्ल में, जिसके वजह से ये नीचे नहीं आ पा रहा है। जैसे आप खुद से करके देखना कि आपका जैसे पानी हो, उस पानी में 1 चम्मच घी डाल दो, तेल डाल दो, वो नहीं घुलेगा, तैर जाएगा, वो घुलेगा ही नहीं। कितना भी कोशिश कर लोगे वो नहीं घुलेगा। आप कहोगे सर वो कहाँ, वो तो पहले से बना बनाया है ना, वो बना बनाया लिपिड है, तो बना बनाया लिपिड में आप आवरण कहां से देखोगे, या ऐसे भी देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा वो। लेकिन जब आप किसी कोशिका को कूटोगे, ठीक है, तो उस कोशिका में लिपिड भी होगा, जाहिर सी बात है। कोशिका की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, जंतु की कोशिका होगी तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होगी, लिपिड से बनी होगी, जाहिर सी बात है। जब उसको कूटेंगे तो उसके लिपिड भी आ जाएंगे, उस कोशिका के तरल में आ जाएंगे, और उसके दरमियान जब हम उसको छानेंगे तो सर सब कुछ नीचे चला जाएगा, जो निस्यंद होने लायक होंगे, यानी कि जो छन्ने लायक होंगे, जिनका आकार 1000 डाल्टन से कम होगा, सब नीचे जाएगा सिवाय लिपिड के, क्योंकि कूटने के दरमियान उसके एक एक कण अपने बाहर एक ऐसा आवरण बना देते हैं जो उसको कहीं ना कहीं कैसा बना देता है, अघुलनशील बना देता है। बात समझ में आ गया, यहां तक आगे बढ़े। अच्छा, उस आवरण को नाम अगर देना चाहो तो नाम दे देते हैं, पुट्टिका बोलते हैं। इस आवरण को पुट्टिका कहा जाता है, वेसिकल्स। अब जिनको नाम से समस्या है, नाम मत याद रखिएगा। आए नहीं, मजाक नहीं बनता है बाबू। ठीक है, होता है ना कि जैसे हर एक साउंड की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी तेज है इस वजह से पहुंच जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए थोड़ी उल्टी पुल्टी पहुंचती है। चलो अब आगे क्या है, अगला जो टॉपिक है आपका प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज।
प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज। देखिए इसका मतलब क्या है, समझिएगा। पहले तो ये बताओ, उपापचय समझते हो? उपापचय का मतलब क्या होता है? अपचय उपचय नहीं बोला, उपापचय बोला। बिल्कुल। उपचय और अपचय का मतलब होता है कहीं ना कहीं सर बने हुए पदार्थों को तोड़ना और उसके बाद फिर टूटे हुए पदार्थों से कुछ बनाना। जैसे हम लोग के बॉडी में प्रोटीन बनता है, सुनना आराम से, प्रोटीन बनता है, बिल्कुल बनता है। प्रोटीन टूटता है, बिल्कुल टूटता है। बनेगा हमारे बॉडी में प्रोटीन तो कैसे बनेगा? अमीनो अम्लों को जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। और यदि प्रोटीन है हमारे बॉडी में तो उसको तोड़ा जाता है, तो टूटेगा प्रोटीन तो किसमें टूटेगा? अमीनो अम्ल में। जैसे ये दीवार है, बनाना है तो ईंट पे ईंट रखते जाओगे, क्या बन जाएगा? दीवार। दीवार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ईंट मिल जाएगा हमको। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमीनो अम्ल मिलेगा, अमीनो अम्ल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये तोड़ना और जोड़ना, ये दोनों प्रक्रिया मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? उपापचय। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, उपापचय अभिक्रियाएं बोलते हैं। इनमें जैसे हम पादपों की बात करें तो पादपों में क्या होता है? देखिए कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं पादपों में जिनका उपयोग होता है और कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है। जैसे स्टार्च का नाम सुने हो? स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पौधे क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं। स्टार्च नहीं बनाते, ग्लूकोज बनाते हैं। उस ग्लूकोज को जोड़ते जाएंगे लगभग 10,000 ग्लूकोज से ज्यादा अगर जुटेगा तो जाके स्टार्च बनता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में संचित हो जाएगा। तो पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, किस रूप में बना रहे? ग्लूकोज के रूप में। उस ग्लूकोज को जोड़ते जाएंगे, एक जगह पे रखते जाएंगे, जुड़ता जाएगा, अंततः वो क्या बन जाएगा? स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब सोचो कि अगर पौधे ने बनाया था कार्बोहाइड्रेट तो काहे लिए बनाया था? अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था। फिर वो श्वसन करेगा, श्वसन के दरमियान अपने अंदर बने हुए स्टार्च की मात्रा को या उस ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा धीरे धीरे, फिर क्या बनाएगा? अपने लिए ऊर्जा बनाएगा। जैसे हम लोग करते हैं, सर सुबह खाना खाया, ग्लूकोज बना हमारे अंदर, ग्लूकोज जितना जरूरत था उतना इस्तेमाल में ले लिया। ठीक है, अब उसकी जरूरत नहीं है। मान लो हमारे अंदर 1000 ग्लूकोज का अणु बना, सुबह हमने खाना खाया और हमारे अंदर 1000 ग्लूकोज के अणु बने, जिनमें से एट अ टाइम उस समय मुझे 100 ग्लूकोज के अणुओं की जरूरत थी। 100 ग्लूकोज के अणुओं को भेज दिया कहां पे? कोशिका में। सुनते जाना, 100 ग्लूकोज के अणुओं को उठा के भेजा कहां? कोशिका में। कौन भेजेगा? सर रक्त लेके जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हमारे अंदर पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, तो अवशोषित किए हुए पदार्थ को ले जाकर छोड़ दिया जाता है रक्त में। अब वो रक्त डिसीजन लेती है कि कहां पर उसको छोड़ना है। रक्त घूमते जाएगी बॉडी में, जिसको जहां पे रुकना है वो वहीं पे रुक जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब रक्त क्या लेके घूम रही है? ग्लूकोज लेके घूम रही है। कितना ग्लूकोज लेके घूम रही है? 1000 ग्लूकोज लेकर के घूम रही है। अब इस रक्त में ग्लूकोज क्या है? चीनी है। समझ में आ गया? ग्लूकोज क्या है? चीनी है एक प्रकार का, जिसको कार्बोहाइड्रेट कह लो या चीनी कह लो, ठीक, या ग्लूकोज कह लो। अब उसी रक्त में एक और चीज है, इंसुलिन। ये कहानी आपको पहले बताई हुई है। इसी रक्त में ये ग्लूकोज कहां पर है? रक्त में है। उसी रक्त में क्या मिल रहा है? इंसुलिन मिल रहा है। वो इंसुलिन क्या करता है कि रक्त के साथ घूम रहा है, जहां जिस कोशिका को जरूरत पड़ेगी वहां से इस ग्लूकोज को उठाएगा, कोशिका में ट्रांसफर कर देगा। पता है, जिसको शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है? सर ये इंसुलिन उसके अंदर बनना बंद हो जाता है। अब अगर इंसुलिन बनना बंद, तो रक्त में से इस ग्लूकोज को कौन भेजेगा कोशिका में? कोई नहीं भेजेगा। तो उसके रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अभी सुबह खाना खाया, 1000 ग्लूकोज बना और रक्त में घूम रहा है, उसको रक्त से निकाल के कहां भेजना है? कोशिका में। लेकिन कोशिका में कौन भेजेगा? इंसुलिन। उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है।
तो रक्त में कितना है 1000। फिर दोपहर में कुछ खाना खाया, फिर बना ग्लूकोज उसके अंदर, फिर रक्त में चला गया, रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ता जाएगा, यानी कि रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तुरंत कह देगा डॉक्टर कि चीनियावा रोग हो गया, डायबिटीज हो गया। बात समझ में आ गया? तो चीनियावा रोग या डायबिटीज का मतलब क्या है कि सर रक्त में किसकी मात्रा बढ़ना, शुगर की मात्रा बढ़ना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना। हम लोगों के अंदर देखो इंसुलिन बराबर काम कर रहा है, तो लगातार इंसुलिन क्या करता रहेगा, ग्लूकोज को उठाएगा, कोशिका में भेज देगा। और कोशिका में जैसे जाएगा, कोशिका क्या करेगा, कोशिका के पास अपना सिस्टम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, काम चालू करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऊर्जा बना के दे देगा आपको, ले भाई अपना काम कर। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का घर बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि उस कोशिका का वो पावर हाउस है। जैसे उसको मिलेगा ग्लूकोज, निचोड़ के एनर्जी बना देगा, एनर्जी बना के आपको दे दिया, हम काम कर रहे हैं उस एनर्जी से। ठीक है, चलो तो सिंपल सा समझना क्या है कि सर 1000 बना था, उसमें से 100 का हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। उस यूज करने में मदद किसने किया हमको, इंसुलिन ने हमारी मदद की कि रक्त में से ग्लूकोज को निकाला, कोशिका में भेज दिया। सोचो अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, सबसे ज्यादा ऊर्जा मेरा कहां पे खर्च हो रहा है, इस वाले एरिया में है। माउथ बार बार चल रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से सांस भी ले रहे हैं, नाक का भी काम चल रहा है, तो इस वाले जगह पर बार बार इंसुलिन क्या कर रहा होगा, ला करके मेरे मुख वाले कोशिका के पास तुरंत ग्लूकोज छोड़ रहा होगा, लाया छोड़ दिया, मेरे मुख के आसपास की कोशिका क्या कर रही है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना करके यहाँ पे देते जा रही है, यहाँ पे काम चलता जा रहा है। डन। अब सर यहाँ पे 1000 था, 1000 में से 100 को यूज में आ गया, बच कितना गया 900। क्या ये रक्त में घूमता रहेगा, नहीं, इसको ले जाकर के एक जगह पे रख दिया जाएगा। कहां पे रख दिया जाएगा, यकृत में, लीवर में ले जाकर के इन सभी को लीवर में स्टोर कर दिया जाएगा। जब लीवर में स्टोर कर दिया जाएगा, जब तक स्टोर नहीं किया था तब तक क्या बोल रहे थे, ग्लूकोज, अब इसको नाम देंगे हम लोग ग्लाइकोजन। है वही चीज, है तो वही चीज, बशर्ते एक जगह पे इकट्ठा कर दिया तो क्या बोला, ग्लाइकोजन। घूम रहा था तो क्या बोला, ग्लूकोज बोला। कुल मिला जुला के समझाना ये था आपको कि सर हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बना वो क्यों बना, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, बिल्कुल, उस प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। अब हम बात किसकी कर रहे थे, पादप की। ये मिटा दें, चलो समझाते समझाते हम कहां चले जाते हैं हम खुद ही नहीं समझते हैं। चलो देखो, अब पादप में जैसे सर ग्लूकोज, जैसे स्टार्च बना, प्रोटीन बना, ठीक है, क्या हो गया, STARCH, सही है। चलो सिंपल सा बात की सर स्टार्च बना, प्रोटीन बना, पादप इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल। पेड़ पौधे क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा पदार्थ जो बना और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे पदार्थ को बच्चा नाम देते हैं प्राथमिक उपापचयज। और एक ऐसा पदार्थ जो बना तो है लेकिन वो पेड़ के कोई इस्तेमाल में नहीं है, अगर वो है तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपापचयज। जैसे मान लो क्या पादप रबर बनाता है क्या, अब सोचो रबड़ का क्या इस्तेमाल था पेड़ को, कहीं पढ़ने जा रहा है पेड़ कि ना भाई गलती हो जाएगा मिटाना है हमको उसको, नहीं ना, तो ये रबड़ जो है ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपापचयज कहलाएगा। हम क्या देख रहे हैं, जैव अणु, यानी कि जीवों में कौन कौन से अणु मिल रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कार्बनिक और कार्बनिक से बाहर निकले तो पता चला कि सर कहीं ना कहीं प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज भी होते हैं। प्राथमिक उपापचयज उसको कहते हैं जिनका उत्पाद बना और इस्तेमाल में ले लिया गया। अब जैसे मान लो हेरोइन नाम सुने हो, कोकेन नाम सुने हो, ठीक है। कोकेन जो बनता है कोका पौधे से बनता है, ठीक है। कोकेन जो होता है वो कोका पौधे से बनता है, ठीक। अब सोचो वो पौधा काहे बनाया था, कि झूमेंगे, नशा वसा करेंगे हम उसका, नहीं, वो तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, अपने लिए ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहा है सर, वो तो एक्स्ट्रा उत्पाद बन गया उसका। तो जो भी एक्स्ट्रा उत्पाद होगा उस एक्स्ट्रा उत्पाद को क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपापचयज कहा जाता है। ये भी आपने शायद पढ़ा होगा कि कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन जो कर रहा है, जो अपना उत्पाद बना रहा है उसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ उत्पाद बन जाता है। जैसे नॉर्मली सपोज गाड़ी चल रही है, सर गाड़ी चल रही है, अंदर तेल जल रहा है तो गाड़ी में स्पीड आ रही है, लेकिन साइड से धुआं भी तो निकल रहा है। तो हर एक रिएक्शन के बाद साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा उत्पाद बनता है। डन। और क्या क्या हो सकता है इस द्वितीयक उपापचयज में, और क्या क्या हो सकता है,
तेल, हाँ सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं बस। तेल, जैसे सरसों का दाना, तेल बनाया था, पकौड़ी छानना उसको नहीं, उस सरसों के पौधे में उस तेल का कोई काम था नहीं था। तो जो तेल बन रहा है वो तेल क्या है? द्वितीयक उपापचयज है। अब बताइए, बहुत देर से आप सर सर कर रहे हैं, बताइए क्या बात है? सर वो रबड़ जो बना रहा है उत्सर्जी पदार्थ। हाँ कह सकते हो सर, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। तेल भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, कह दो, क्योंकि उसके काम का नहीं है। हाँ कह लो, कहाँ मना कर रहे हो, वही तो हम कह रहे हैं। सिंपल सा कि जो बना उसका इस्तेमाल कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जो बना इस्तेमाल कर लिया, प्राथमिक उपापचयज। ये क्या बतिया रहा है बुआ? कुछ ही बतिया रहा है, बड़ा लेकिन होशियार है तो। जो ऐसा उत्पाद बना जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसके लिए वेस्ट के समान है। लेकिन मनुष्य, आपको पता है, सबसे विकसित प्राणी है, सबसे चालू पुर्जा है। वो तुरंत देख लेता है, तुरंत समझ लेता है कि कहां से हमारा कौन सा काम होने वाला है। वो देख के समझ गया गांजा का पौधा है, गांजा के पौधे में होकर फूल पत्ती के कोनो काम नहीं, उसको थोड़ी नशा करना है, नशा हम लोग को लेके करना है। ठीक है, रबड़ है, पौधे को मिटाना नहीं है, चलो उसका उत्पाद हम इस्तेमाल में ले लेते हैं। गोंद, परफ्यूम, ठीक है, गोंद है, परफ्यूम है, रबड़ हो गया, पेपर हो गया। हाँ ओहो, पुष्प क्या है? ठीक है, परफ्यूम सर हम लोग पुष्प से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उस पुष्प में सुगंध का क्या काम था? सोचो, उस पुष्प में सुगंध का क्या काम था? ठीक है, माना कीड़े को आकर्षित करने के लिए, लेकिन फिर भी बस उसका काम केवल उतना ही था, कीड़े को आकर्षित करना। कीड़े सुगंध को जरूर आकर्षित होते हैं, लेकिन वो सुगंध से आकर्षित नहीं होते, वो मकरंद से आकर्षित होते हैं। अब मकरंद क्या होता है? फूल के अंदर मिलने वाला रस कहलाता है मकरंद। उस मकरंद से आकर्षित होते हैं, ना कि पुष्प की खुशबू से आकर्षित होते हैं। पुष्प की खुशबू से हम आकर्षित होते हैं, हाँ बड़ी बढ़िया, चलते हैं उधर। ठीक है, तब तक पता चला कि कोई केमिकल साइंटिस्ट है या फिर कुछ भी है, उसको वो सुगंध अच्छा लग गया, तुरंत उसका परफ्यूम बना दिया। आप जो भी रंग इस्तेमाल करते हो, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी है, वो कहां से आता है? पौधे से ही रंग आते हैं, उसको रंजक बोलते हैं। ऐसे हो गया रबड़ हो गया, तेल हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, कुछ नशीला पदार्थ हो गया, रंजक हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कवक का नाम सुने हो? कवक पता है ज्यादातर क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक बनाते हैं कवक। ठीक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। किससे बना था? पेनिसिलियम नोटेटम से बना था। ठीक है, वो कहानी आएगी, बहुत दूर है अभी, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना कि उस कवक को प्रतिजैविक बनाने की क्या जरूरत थी? सर वो तो अपना काम कर रहा है। अब ऐसे भी काम क्या है? कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों से कहीं ना कहीं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब प्राप्त किया, अपना भोजन बना लिया, अपना जिंदा है, अंदर ही अंदर अपने क्या बना दिया? प्रतिजैविक बना दिया, जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। सर एंटीबायोटिक का उसके अंदर कोई काम नहीं है। तो ये सब कुछ जितना हमने लिखा है, ये सब कुछ क्या है बाबू? द्वितीयक उपापचयज है।